हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने स्टार्ट किया है। 30 मार्क्स का है। मैं हर क्लास में बोलता हूँ और मैं बोलता रहूँगा बार बार। मैं दिलो जान से चाहता हूँ कि ये 30 मार्क्स आपको मिलने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ नहीं है। इजीली आप इनको सिक्योर कर सकते हो। तो चैप्टर 2 है। पहला चैप्टर है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दूसरा है ट्रांसफर प्राइसिंग। मैंने आपको अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन में अभी तक बताया था, दो तरीके के रिलीफ दिए जाते हैं। व्हेन एग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड द अदर गवर्नमेंट, उस रिलीफ को कहा जाता है बाइलेटरल रिलीफ, और सेक्शन होता है 90 और 90A। दो सेक्शन है, सेक्शन 90 और 90A। लेकिन अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जो रिलीफ दिया जाता है उसको कहा जाता है यूनिलेटरल रिलीफ, और सेक्शन होता है 91। 91 सेक्शन में रिलीफ लेने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, जो डब्ल्यू टैक्स इनकम होनी चाहिए वो दोनों कंट्री में टैक्सेबल होनी चाहिए, दूसरे कंट्री में भी और इंडिया के अंदर भी। और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी, जो असेसी है उसका रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है, तभी आपको सेक्शन 91 में रिलीफ दिया जाएगा। तो मैंने आपको 91 के रिलीफ को समझाने का एक फॉर्मेट दिया था। 5 स्टेप में क्वेश्चन पूरा हमेशा हो जाता है। लॉजिक भी बताया था मैंने। पहले हम लोग टोटल इनकम निकाल लेते हैं, डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाल लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम इंडियन टैक्स का रेट निकाल लेते हैं। तीसरे स्टेप में हम फॉरेन टैक्स का रेट निकाल लेते हैं। चौथे स्टेप में हम देखते हैं कि जो इंडियन टैक्स का रेट था और इंडिया से बाहर वाला टैक्स का रेट था, उसमें लोअर कौन सा था। और आखिरी स्टेप में जो लोअर निकल कर आता है उसको डब्ल्यू टैक्स इनकम पे अप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद निकल के आ जाता है रिलीफ। तो सेक्शन 91 के मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करवाए थे। एक पहला क्वेश्चन जो यहां आपको डिस्प्ले हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन मिस्टर एक्स 45 ईयर्स ये वाला करवाया था, और एक मैंने सीए में 2003 में जो क्वेश्चन आया था, और इसमें मैंने कहा था कि जो सॉल्यूशन दे रखा है ये 3% के अकॉर्डिंग दे रखा है, आप इसको सॉल्व करके मुझे भेजोगे एज पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। अब मैं आपको बहुत कुछ और भी टीच करूं, लेकिन उससे पहले मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। 90, 90A, 91 तीनों सेक्शंस मैंने बताए हैं। लेकिन पहले मैंने कहा था कि मैं कुछ वो क्वेश्चंस आपको यूनिलेटरल रिलीफ के करवाऊंगा जो आपके पेपर में आ रखे हैं। तो जहां चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे मैंने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं जो पिछले कुछ एग्जाम्स में आए हुए हैं। सिलेबस 2012, सिलेबस 2016 में आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, दिसंबर 2017 में आया था, सिलेबस 2012, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि 8 से 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आपको मिलेगा, और कितना इजी है ये अभी तक के हमने 3 क्वेश्चन से देखा था। अब इनको करेंगे तो ये बात और भी कंफर्म हो जाएगी, हाँ सर वास्तव में ये चैप्टर इजी है। तो लिखा हुआ है, मिस लक्ष्मी एज 28 ए सिने एक्ट्रेस derived income of rupees 10 lakhs from acting in a film in foreign country with which India does not have any agreement for avoidance of double taxation। मैं जितने भी क्वेश्चंस अभी करवाऊंगा वो यूनिलेटरल रिलीफ के करवाऊंगा, और हर जगह ये लैंग्वेज लिखा होगा, इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट विद अनदर कंट्री। इसका मतलब ही सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा। टैक्स ऑफ रुपीज 2 लाख वॉज पेड ऑन सच इनकम इन फॉरेन कंट्री। 10 लाख रुपए की इनकम को वन किया था इंडिया से बाहर, और उस कंट्री में 2 लाख रुपए टैक्स पे किया था। शी अर्न 5,72,000 बाई वे ऑफ इनकम इन इंडिया थ्रू एक्टिंग इन फिल्म्स। इंडिया में जो इसकी इनकम होती है पीजीबीपी की, वो है 5,72,000। She let out a commercial property at Mumbai for a rent of rupees 1 lakh per month since 2017, अप्रैल 2017। हालांकि अप्रैल 2017 से दे रखा है, लेकिन हम 18-19 की बात करेंगे क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 है, इसीलिए सिंस लिखा हुआ है। उन्होंने अप्रैल 2017 से लेट आउट किया था, मतलब अभी भी सेम रेट पे लेट आउट है। द म्यूनिसिपल टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पेड वाज रुपीज 60,000, 60,000 रुपये पे किया गया है। इंटरेस्ट ऑन मनीज बोरोड फ्रॉम SBI फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू रुपीज 2,60,000। जो इंटरेस्ट पे किया गया वो दे रखा है 2,60,000। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन रीपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 6 लाख। जो प्रिंसिपल लोन वापस किया है वो दे रखा है 6 लाख रुपए का। मतलब इंडिया में 2 इनकम हो गई, एक तो फिल्मों में एक्टिंग करने से और एक घर को लेट आउट करने से। इंडिया से बाहर केवल एक ही इनकम है जो फिल्म में एक्टिंग करने से थी।
शी पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफर हस्बैंड ₹60,000। उसने अपने हस्बैंड का, तो मैंने गलत बोल दिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में मिस बोला था, ये मिसेज है, मिसेज लक्ष्मी। उन्होंने अपने हस्बैंड का 60,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, और टैक्स सेवर डिपॉजिट्स जो 5 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं उसमें डिपॉजिट किया था 50,000 रुपये। तो लिखा हुआ है कंप्यूट द टैक्स पेबल बाई मिसेज लक्ष्मी फॉर द असेसमेंट ईयर 1920। असेसमेंट ईयर 1920 में इनकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करो। देखो, मैंने तो अपनी वीडियो लास्ट अटेम्प्ट में भी स्टूडेंट्स के लिए दी थी। मैं चाहता तो वही आंसर्स आपको दे सकता था, लेकिन एक ही वजह से मैं दोबारा सॉल्व करवा रहा हूं। लास्ट ईयर एजुकेशन सेस लगाते थे 3%, लेकिन इस बार हम इम्पोज करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। दिस इज द ओनली रीजन मैं ओल्ड वीडियो आपको नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज एज इट इज कोई भी चेंज नहीं है, पूरा सॉल्यूशन सेम रहेगा। खैर, हम अब सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम आंसर निकालते हैं। ध्यान से देखना मेरी अप्रोच क्या है, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहली बात मिसेज लक्ष्मी की हम निकाल लेते हैं इंडियन इनकम। तो मैंने लिखा यहां पे इंडियन इनकम। इंडियन इनकम निकालने के लिए हमें पीजीबीपी की इनकम तो ऑलरेडी दे रखी है मैडम की, और वो कितनी दे रखी है, इन्होंने लिखा हुआ है शी अर्न 5,72,000। फिल्मों में काम करने से इंडिया में पैसा कमाया 5,72,000। अब दूसरी इनकम हमें निकालनी है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका हमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। पहले हमें लिखना पड़ेगा जीएवी। जीएवी कितनी दे रखी है, शी लेट आउट ए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एट मुंबई फॉर ए रेंट ऑफ ₹1 लाख पर मंथ। तो जीएवी हो गया 12 लाख। सर, हाउस प्रॉपर्टी क्या हमें आना चाहिए? डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यूज तो हाउस प्रॉपर्टी का होगा। बस इतना यूज होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस होता है, इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, और टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि जीएवी बोलते हैं, एनएवी बोलते हैं, नेट एनुअल वैल्यू को। तो आपने इंटर में ये चैप्टर तो ढंग से किया ही था, और फाइनल में सिलेबस में नहीं है। वो आपसे इतनी उम्मीद तो कर रहे हैं कि कम से कम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो इजी चैप्टर थे वो आप फाइनल में याद करके रखो। इवन पीजीबीपी और कैपिटल गेन भी वो लोग आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंटर में आपने अच्छे तरीके से किया होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं पीजीबीपी पूरा टीच करूंगा, और कैपिटल गेन के जो स्पेशल सेक्शंस हैं, जो आपके एग्जाम के लिए एडवांस टॉपिक्स हैं, वो मैं सारे आपके लिए टीच करूंगा। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का तरीका ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस, मैंने 5 वीडियो वहां पे हाउस प्रॉपर्टी के अपलोड किए हुए हैं। कभी भी टाइम मिले, सिलेबस का पार्ट समझ के नहीं, बस एक बार हमें रिवाइज करना है, उन 5 वीडियो को देख लेना। फाइनल के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, उतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो कैरी करके आ रहे हैं अभी तक नॉलेज में, उन्हें पता है जो रेंट होता है उसको पहले जीएवी कहा जाता है, फिर माइनस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट बेसिस पे माइनस होता है, लिखा हुआ है पेड, इसलिए हम 60,000 रुपये म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर देंगे। इसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको कहा जाता है एनएवी, और एनएवी हो जाएगा 11,40,000। मैंने क्वेश्चन के बाद ही स्पेस दे दिया है, आप भी यहीं सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपके पास एक कंपाइलेशन रहेगा, आपको अलग अलग 2 जगह कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा, तो आप भी यहीं सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद पहले माइनस किया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 24 सब सेक्शन ए। हाँ सर, हमें याद है, इतना तो हमने इंटर में भी किया था, और इस सेक्शन का ज़बरदस्त यूज हुआ था इंटर में। 24 ए में जो डिडक्शन मिलता है वो होता है 30% ऑफ एनएवी। तो 11,40,000 रुपये का हमें 30% निकालना पड़ेगा, 11,40,000। इसका हम निकालते हैं 30%, तो निकल के आ गया 3,42,000। इसके बाद यहां से माइनस किया जाएगा, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल
अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी। हाँ सर, हमें ये भी याद है। और ड्यूरिंग द ईयर जो इंटरेस्ट पे किया गया था, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम एसबीआई फॉर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट्स टू ₹2,60,000। लेट आउट के केस में कोई भी लिमिट नहीं होती है। जो आपको 2 लाख रुपए की लिमिट याद है या 30,000 रुपए की इंटरेस्ट की लिमिट, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंस के केस में एप्लीकेबल होती है। लेट आउट के केस में कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो 2,60,000 रुपए माइनस कर दिए, इसको कहा जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अब बैलेंस निकाल लेते हैं बेटा। 11,40,000 माइनस 3,42,000 माइनस 2,60,000 और ये आ गया 5,38,000। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आता है। तो अब इसकी टोटल इंडियन इनकम कितनी हो जाती है? यहां मैंने लिखा इंडियन इनकम। तो पीजीबीपी की इनकम मैडम की 5,72,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 5,38,000। 5,38,000 प्लस 5,72,000 ये हो गई 11,10,000। यहां लिखा मैंने फॉरेन इनकम, वो दे रखी है। इंडिया से बाहर जो पैसा कमाया गया था वो 10 लाख रुपए, इसमें 10 लाख रुपए को ऐड कर दिया गया। तो जीटीआई कितनी हो गई? 21,10,000। आप पीजीबीपी की इनकम को टोटल करके भी दिखा सकते हो। आप इंडियन और फॉरेन कंपनी को अभी बाइफरकेट मत करो, आप अलग पीजीबीपी 5,72,000 प्लस 10 लाख, क्योंकि जो बाहर विदेशों में कमाया फिल्म एक्टिंग से वो भी तो पीजीबीपी की इनकम है, उसको ऐड कर दो। आप हाउस प्रॉपर्टी अलग लिखो, फिर जीटीआई निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से सेम आंसर निकल कर आएगा और दोनों ठीक माने जाएंगे। अब यहां से डिडक्शंस माइनस किया जाएगा अंडर सेक्शन 80C। सर कौन कौन से डिडक्शंस 80C के लिए क्वालिफाई करते हैं? तो आप बोलोगे सर देखो, जो उसने लोन को रीपे किया था 6 लाख रुपए का, ये भी तो 80C के लिए क्वालिफाई करेगा। सर इंटर में हमने 80C में पढ़ा था, जब आप हाउसिंग लोन को रीपे करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट माना जाता है और 80C के लिए क्वालिफाई करता है। लेकिन वो रेजिडेंशियल हाउस का अगर आप लोन रीपे कर रहे हो तभी माइनस होगा। और इस क्वेश्चन में दे रखा है मिसेज लक्ष्मी के पास जो घर था वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी थी, वो रेजिडेंशियल नहीं थी, इसलिए ये 6 लाख रुपए 80C के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। सर और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं? उसने अपने हस्बैंड का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 रुपए पे किया। तो सर क्या ये 80C के लिए क्वालिफाई करेगा? डेफिनेटली करेगा। सर ये तो लिखा नहीं है कि हस्बैंड डिपेंडेंट है या नहीं है। 80C में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हस्बैंड डिपेंडेंट हो। अगर अपने स्पाउस और बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 80C का डिडक्शन दिया ही जाता है। प्लस जो टैक्स सेवर डिपॉजिट हैं वो भी क्वालिफाई करेंगे 80C के लिए। तो 60,000 प्लस 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा 60,000 प्लस 50,000, 1,10,000। जो ओवरऑल लिमिट है 1,50,000 रुपये की, उस लिमिट के अंदर है। हमने माइनस कर दिया 1,10,000 रुपये, तो मैडम की टोटल इनकम निकल कर आ जाती है। और टोटल इनकम कितनी हो जाती है? 1,10,000, 20 लाख रुपए टोटल इनकम आ गई। 21,10,000 जीटीआई, उसमें से माइनस कर दिया 80C 1,10,000, टोटल इनकम निकल कर आ गई 20,000। अब पहले इस पे हम टैक्स निकाल लेते हैं। हम जब टैक्स निकालेंगे इस पे तो इंडियन टैक्स के हिसाब से अभी निकालेंगे, रिलीफ तो बाद में देंगे। तो एज देखते हैं, एज दे रखी है 28, 60 से कम एज है। तो आपका 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500 प्लस जो नेक्स्ट 10 लाख थे उसका 30% 3 लाख, तो ये हो गया 4,12,500।
क्या समझ में आया? 10 लाख तक का टैक्स 1,12,500 प्लस 10 लाख का 30% 3 लाख, 4,12,500। अब यहाँ ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। बस इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन पूरा दोबारा करवा रहा हूँ। 4,12,500 इंटू 16,500 प्लस 4,12,500, ये हो गया 4,29,000। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां से दिया जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91। 91 इसलिए लिखा क्योंकि जिस कंट्री में इनकम को अर्न किया गया है उस कंट्री के साथ इंडिया का एग्रीमेंट नहीं है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, इसलिए रिलीफ 90 नहीं मिल सकता है मिसेस लक्ष्मी को। अब जो रिलीफ दिया जाएगा वो सेक्शन 91 में दिया जाएगा। अब हम करते हैं कंप्यूटेशन वर्किंग नोट्स। हम रिलीफ निकालते हैं तो हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं प्रॉपर तरीके से। बहुत ध्यान से देखना बेटा। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले लिखा जाता है डबली टैक्स्ड इनकम, वो इनकम जिस पे दोनों कंट्री में टैक्स पे किया जा रहा है। और डबली टैक्स इनकम मैडम की है 10 लाख रुपीज, क्योंकि इंडिया से बाहर जो आपने इनकम को अर्न किया था वो 10 लाख रुपए की थी, तो वहाँ इसलिए टैक्स पे किया क्योंकि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम था। और इंडिया में हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि इंडिया की वो रेजिडेंट है, रहने वाली है। ठीक है सर। सेकंड, इंडियन एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट ऑफ टैक्स, ये कैसे निकाला जाएगा? टैक्स लायबिलिटी 4,29,000 डिवाइडेड बाई टोटल इनकम, और वो कितनी निकल के आई थी? 20 लाख। टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम इनटू जो आपने 100 इंडिया का टैक्स हमें निकालना है। 20 लाख रुपए पे टैक्स 4,29,000 था, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं वो कितनी निकल कर आएगी। तो 4,29,000 डिवाइडेड बाई 20 लाख, ये आ गया बेटा 21.45%। इंडिया के अंदर एवरेज टैक्स का रेट आ गया। अब हमने निकाला फॉरेन टैक्स रेट, दूसरे कंट्री में टैक्स का कितना रेट चल रहा है। तो दे रखा था कि 10 लाख रुपए पे जो मैडम ने टैक्स पे किया था वो 2 लाख रुपए पे किया था, मतलब 20% हो गया। निकाल भी सकते हो 2 लाख ऑब्लिक 10 लाख इंटू 100, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता चल रहा है 20% है। तो हमने देख लिया लोअर कितना हो गया, लोअर हो गया 20%। तीसरे स्टेप में रेट ऑफ रिलीफ 2 और 3 विच एवर इज लोअर, और लोअर हो गया 20%, तो यहां लिख दिया गया रिलीफ अंडर सेक्शन 91 डबली टैक्स इनकम एट द रेट ऑफ 20% एंड इट कम्स 2 लाख रुपीज। तो यहां माइनस कर दिया गया 20 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए रिलीफ के। ये मैडम की टैक्स लायबिलिटी आ गई, टैक्स पेबल आ गया 2,29,000। दिस इज द सेम 5 स्टेप है। अगर आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आता है तो ये जो 8 नंबर थे ये बताओ कहाँ से टफ है, ये आप इजीली सीख के और कर सकते हो। तो अगर आप प्लानिंग ढंग से करते हो, आप समझते हुए चलते हो कि कहाँ से हमें स्कोर करना इजी होगा, वहाँ आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो, तो हम अच्छे मार्क्स के लिए गेन कर सकते हैं। तो डबल टैक्सेशन का जो ये चैप्टर है अवॉइडेंस एग्रीमेंट वाला, इससे आपको 8-10 नंबर प्रैक्टिकल क्वेश्चन के मिल जाएंगे। अब हम करते हैं सिलेबस 2012 जून 2016 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सिलेबस 2012 में कभी कभी कम मार्क्स के इसलिए भी आते थे क्योंकि उस समय 50 मार्क्स का डीटी हुआ करता था और 50 मार्क्स का आईडीटी हुआ करता था।
लेकिन अब तो 100 मार्क्स का डीटी है सिलेबस 2016 में, अब तो 8 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, इसलिए 10 नंबर आपके ऑलमोस्ट श्योर हैं। हम देखते हैं मिसिज माला ए रेजिडेंट, यहाँ पे एज है उनकी 56, इसलिए मिसिज मान लेते हैं। रेजिडेंट एज 56, ड्राइड इनकम ऑफ ₹15,000 फ्रॉम ए बिजनेस इन ए फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19। मैंने इन क्वेश्चंस को अमेंड किया है, मैंने रिलेवेंट बनाया है फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। तो केवल फिगर कोई चेंज नहीं करी है, केवल ईयर्स को आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस ईयर में क्वेश्चन आया होगा उस हिसाब से फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर दे रखे होंगे, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एज पर असेसमेंट ईयर 19-20। तो बस ईयर्स और डेट्स को आगे बढ़ाया है और किसी भी तरीके का कोई चेंज किसी क्वेश्चन में नहीं किया है। तो 18-19 में उन्होंने इंडिया से बाहर इनकम को अर्न किया था 15 लाख रुपए की, और उस पर टैक्स पे किया था 30% के रेट से। शी हैज़ रेंटल इनकम ऑफ ₹12 लाख फ्रॉम ए लेट आउट प्रॉपर्टी एट मुंबई फॉर द ईयर। मुंबई में घर को लेट आउट किया हुआ है, रेंट है 12 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई अमाउंट्स टू ₹90,000, और मुंबई में जो इंटरेस्ट पे किया वो 90,000 रुपये दे रखा है। The government of India does not have any agreement with the foreign country, इसलिए ये क्वेश्चन यूनिलेटरल रिलीफ का हो गया 91। लिखा हुआ है कंप्यूट टैक्स पेबल बाय मिसेस माला फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20। सर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, ये तो उससे भी आधे टाइम में हो जाएगा। तो पहले हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं। इंडिया में एक ही इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, GAV 12 लाख। इस क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्सेस गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में गिवन था, तो देखो हमने म्यूनिसिपल टैक्स माइनस किया था 60,000। इस क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स गिवन नहीं है तो हम इग्नोर कर देते हैं। NAV 12 लाख रुपीज माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन A 3,60,000, 12 लाख का 30% 3,60,000, और यहाँ से माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन B। और इंटरेस्ट इनकम कितना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड 90,000 रुपये, 90,000 रुपये ये माइनस कर दिया गया। तो यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है मैडम की, वो कितनी आएगी, 12 लाख में से 4.5 लाख रुपए माइनस कर दो, 7.5 लाख रुपए, 12 लाख माइनस 3,60,000 माइनस 90,000, और ये आ गई 7,50,000। अब हमने यहाँ पे लिखा इंडियन इनकम, $7,50,000। यहाँ मैंने लिखा फॉरेन इनकम, और फॉरेन इनकम कितनी दे रखी है 15 लाख। इंडिया में और कोई भी इनकम उसकी नहीं दे रखी है, हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो मिसेस माला की GTI कितनी हो जाएगी, GTI हो गई 22,50,000। क्या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखा है, नहीं सर नहीं दे रखा है, तो डिडक्शंस नील हो जाते हैं। तो टोटल इनकम जो मिसेस माला की है वो GTI के इक्विवेलेंट हो गई 22,50,000। अब मिसेस माला का इस पे हम टैक्स निकाल लेते हैं। हम जब टैक्स निकालेंगे मिसेस माला का तो 1,12,500 प्लस 10 लाख के ऊपर 12,50,000 रुपये, 12,50,000 रुपये का 30% 3,75,000। 10 लाख तक का 1,12,500, क्योंकि उम्र 60 साल से कम दे रखी है तो 2.5 लाख वाला स्लैब लगेगा। 1,12,500 प्लस 12,50,000 का 30% 3,75,000 प्लस 1,12,500, और ऐड करने पे आ गया 4,87,500। अब इसमें ऐड किया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो ये हो गया
19,500। तो मैडम की टैक्स लायबिलिटी हो गई 5,07,000। यस, 5,07,000 इज द टैक्स लायबिलिटी, और यहां से उनको मिल जाएगा रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अब वो 91 रिलीफ कितना मिलेगा, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं। तो पहले स्टेप में लिखा डबली टैक्स इनकम। तो डबली टैक्स इनकम तो 15 लाख है, क्योंकि 15 लाख में इंडिया से बाहर टैक्स सोर्स बेस किया गया, इंडिया में रेसिडेंस बेस किया गया। अब निकालते हैं इंडियन रेट ऑफ टैक्स। इसका मतलब ही एवरेज है, चाहे एवरेज लिखो चाहे मत लिखो। टोटल टैक्स था 5,07,000, और वो टोटल कितनी इनकम पर था, 22,50,000। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे इंडिया वाला टैक्स का रेट निकल कर आ जाएगा 5,07,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000 इंटू 100, और ये बेटा आ गया 22,533%, 533%। अब हमने तीसरा लिखा इंडिया से बाहर फॉरेन टैक्स रेट, और वो क्वेश्चन में दे रखा है 30%। देखिए लिखा हुआ है फ्लैट 30%। तो अब यहाँ पे हम रिलीफ माइनस कर देंगे, तो यहाँ रिलीफ कितना हो जाएगा, डबली टैक्स इनकम थी 15 लाख, और 15 लाख पे लोअर कौन सा हो गया, 22.533% की रेट से रिलीफ मिलेगा। तो कितना रिलीफ मिलेगा बेटा, $3,37,995। क्रॉस चेक कर लेता हूं बेटा एक बार। $3,37,995, तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,69,005, और इज इक्वल टू 1,69,010, और यहाँ लिख देंगे राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288। सर कितना इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर क्वेश्चन के बाद कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको करना डिफिकल्ट नहीं है। और बाइलेटरल तो बहुत ही कम आता है, और कभी आता भी है तो बहुत ज़्यादा इजी आता है। वैसे जनरली क्वेश्चंस हमेशा यूनिलेटरल सेक्शन 91 बेस्ड ही आते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दो कंट्री दे रखी हैं एक्स और वाई। पहले नोट देख लेते हैं, नोट से पहले मार्क्स देख लेते हैं। दिसंबर 2017 में 2016 सिलेबस का क्वेश्चन है, और देखो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। नोट में लिखा है देयर इज नो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। दो कंट्री हैं, दोनों से एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सेक्शन 91 एप्लीकेबल होगा। इज दैट क्लियर। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन यूनिलेटरल रिलीफ के ही आ रहे हैं। जब दो कंट्री दे रखी हैं तो कैसे किया जाएगा मैं आपको टीच करूंगा, और एक कोर्ट का केस भी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मिस्टर कमल एज 55 ए रेजिडेंट इंडिविजुअल। देखो यूनिलेटरल का रिलीफ तभी मिलेगा जब वो रेसिडेंट होगा। Derived following incomes during the year 18 and 19. Income from profession computed 5,50,000. इंडिया में प्रोफेशन की इनकम 5,50,000 जो ऑलरेडी कंप्यूट करने के बाद दे रखी है 5,50,000। फिर लिखा हुआ है रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड इन फॉरेन कंट्री एक्स ₹30,000 पर मंथ। इंडिया से बाहर एक कंट्री है एक्स, वहाँ पे 30,000 रुपये पर मंथ की रेंटल इनकम थी। म्यूनिसिपल टैक्स पेड इन दैट कंट्री 30,000। टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री इन इक्विवेलेंट इंडियन करेंसी 33,000,
और इंडिया से बाहर उस कंट्री में जो टैक्स पे किया गया इनकम टैक्स, इस इनकम पे वो पे किया गया 33,000। इसके बाद रॉयल्टी ऑन बुक्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री वाई कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी ₹10 लाख। जो एक वाई कंट्री था उसमें रॉयल्टी इनकम को वन किया गया 10 लाख। इट इज़ एलिजिबल फॉर चैप्टर 6A डिडक्शन, जो मैंने QQB की डिडक्शंस आपको बताई थी 3 लाख रुपए वाली, उसके लिए क्वालिफाई करता है। टैक्स पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 20%, जो वहाँ पे आपने टैक्स पे किया था वो 20% से आपने पे किया था। फिर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर अर्निंग रॉयल्टी ₹2 लाख। आपने रॉयल्टी पे जो टैक्स खर्चा किया था वो 2 लाख रुपए का किया था। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट ₹15,000। इंडिया में जो सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट है वो दे रखा है 15,000 रुपये का। अब आपको करना है कि मिस्टर एक्स की टैक्स लायबिलिटी 19-20 असेसमेंट ईयर के लिए निकालो। तो बहुत ध्यान से देखना, पहले हम क्या करते हैं, इंडियन इनकम लिख लेते हैं। एक तो पीजीबीपी की दे रखी है, वो दे रखी है 5,50,000, और एक इंटरेस्ट इनकम दे रखी है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, और ये दे रखी है 15,000 की। भूल मत जाना, TTA 80 TTA इंटरेस्ट जब मिलता है सेविंग बैंक अकाउंट पे तो 10,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। फिर कंट्री एक्स लिखा, कंट्री एक्स में घर को लेट आउट किया हुआ है, तो GAV 30,000 रुपीज पर मंथ, 3,60,000 माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस। हम लोग म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं 30,000। उस कंट्री में कैसे कंप्यूट किया गया था हमें नहीं पता कैसे किया गया था, लेकिन इंडिया में तो हम टैक्स इंडियन टैक्स मेथड के हिसाब से निकालेंगे। तो इंडिया में जो टैक्स निकालने का मेथड है, आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है या किसी इंडिया से बाहर उसके इक्विवेलेंट टैक्स भी पे किया है तो माइनस किया जाएगा। तो 30,000 रुपये माइनस कर दिया गया, तो NAV कितना हो गया, 3,30,000। अब दे रखा है कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं, ये तो बहुत ही इजी हो गया। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 सबसेक्शन A में कितना हो जाएगा, 30%, 99,000। 3,30,000 का 30% 99,000, 3,30,000 माइनस 99,000, ये आ गया 2,31,000। तो यहाँ जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसको आपने कंप्यूट कर लिया 2,31,000। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री वाई। कंट्री वाई के रेस्पेक्ट में अब इसको ध्यान से देखना, वहां रॉयल्टी इनकम थी, रॉयल्टी इनकम दे रखी है 10 लाख रुपए की। इंडिया में हम एक्सपेंडिचर्स भी माइनस करेंगे, तो वो दे रखे हैं 2 लाख रुपए के। तो इंडिया में टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई रॉयल्टी की, 8 लाख रुपए निकल कर आ गई। अब हमने तीनों इनकम इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से कंप्यूट कर ली, इंडिया वाली भी, कंट्री एक्स वाली भी, कंट्री वाई वाली भी। अब टोटल इनकम निकालते हैं, तो पहले मैंने लिखा इंडियन इनकम, PGBP 5,50,000 और इंटरेस्ट इनकम 15,000, तो 5,65,000। फिर मैंने लिखा कंट्री एक्स, यहाँ दे रखी है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और वो है 2,31,000। ठीक है बेटा। फिर मैंने यहाँ पे लिखा कंट्री वाई और यहाँ दे रखी है रॉयल्टी इनकम, जो इंडियन इनकम टैक्स के हिसाब से हमने निकाली 8 लाख रुपए। अब यहाँ पे हमने लिखा GTI, तो 5,65,000,
565 प्लस 2,31,000 प्लस 8 लाख रुपीज़, और ये हो गया 15,96,000। तो भाई साहब की जो इनकम निकल कर आ गई, जो कि मिस्टर कमल है, उनकी इनकम निकल कर आ गई 15,96,000, और यहाँ से हम माइनस कर देते हैं डिडक्शन। एक तो मिलेगा अंडर सेक्शन 80 QQP, क्योंकि रॉयल्टी इनकम में से डिडक्शन मिलता है इनकम और 3 लाख विच एवर इज लोअर। ये तो एक स्पेसिफिक हो गया जो इस इनकम में से दिया जा रहा है। फिर एक डिडक्शन और भी मिलेगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA, जो कि 10,000 रुपये का है, और ये किस